आप ये लिखिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, ये इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिए, इसको इस प्रकार से टेबल बनाइएगा, ठीक है। ये अब अगर हम देखेंगे जो ये प्राचीन भारतीय इतिहास के आधार पर अगर हम देखेंगे तो हमने इसको तीन भागों में क्या किया है, विभाजित किया गया। यहां पर लिख देता हूं विभाजित किया हुआ है। तीन भागों में जो विभाजित किया गया वो भाग कौन कौन से? पहला भाग है आपके प्रागैतिहासिक काल, ठीक है जी सर। लिखते हुए चलिएगा प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा आता है अधऐतिहासिक काल की हम बात करेंगे। अधऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद जो आता है तीसरा वो आता है आपका ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। ऐतिहासिक काल, इतना समझ में आ गया? जी सर। अब देखिए हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे। अगर हम प्रागैतिहासिक काल, अब मुझे बताइए प्रागैतिहासिक काल में आपने क्या पढ़ा था? अभी प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था मैंने, अधऐतिहासिक काल के बारे में बताया था, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत बताया था। मुझे बताइए अब। सर प्रागैतिहासिक काल होता है ऐसे काल जिसमें मतलब ऐसे काल होते हैं जिनमें ना तो लिखित होता है ना पढ़ित होता है, ठीक है, और कोई घटना भी उपलब्ध नहीं होती, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वाला काल कौन सा काल होगा? सर प्रागैतिहासिक काल होगा ये। ठीक है, ये करो प्रिया, अधऐतिहासिक काल हम किसे कहेंगे? सर जिसमें सर लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता सर, वो ऐतिहासिक काल है। और ऐतिहासिक काल सर जिसमें लिखित रूप में हम पढ़ भी सकते, लिखित रूप में भी हमें साक्ष्य मिलते हैं और जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हमें क्या है समझ में आ रहा है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आपको उपलब्ध है? किसने देखे थे? जो इसके अंतर्गत अगर हम पूरा पाषाण काल के अगर हम गए, इसमें पुरातात्विक, देखिए ये वाला जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या हो सकते हैं आपको पता है? जो पुराने समय में जैसे हमने कहा पत्थर के औजार हो गए, ये हैं, वो चीज हमें कहीं साक्ष्य में उपलब्ध है। हमें किसी प्रकार की घटनाक्रम का जिक्र हमें पता नहीं है, मगर हमें साक्ष्य पता है। मान लीजिए आपके गांव में एक घर है, उस घर में 50 साल पहले कोई लोग रहते थे। अब उनकी फैमिली में कौन रहता था, क्या रहता था, हमें उनके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी, कौन था, किसका था, क्या है, हमें कोई पता नहीं, मगर खंडर के रूप में हमें वो चीजें आज भी क्या है, कहीं ना कहीं उसके साक्ष्य उपलब्ध है। कहीं ना कहीं पत्थर पड़ा होगा या कहीं पर लोहे का कुछ पड़ा होगा, कहीं पर कुछ ऐसी चीजें मिली होंगी जो हमें ये लगता है कि यहाँ पर कोई फैमिली रहती होगी, कुछ यहाँ पर इन चीजों का यूज करते होंगे, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें पता चल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। इसमें क्या है? पूरा तात्विक साक्ष्य यहाँ क्या है हमें उपलब्ध है। समझ में आ गया आपके? और इसके तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये जो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको अगर कुछ काल में विभाजित करूं तो ये आपका पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, पाषाण काल कौन सा काल होता है? सर पत्थर का जो युग है। हाँ, पत्थरों का प्रागैतिहासिक काल जो था पूरी तरीके से पत्थरों का युग था, जिसमें लोग क्या करते थे, अपने हथियार भी किससे बनाया करते थे? पत्थरों से ये हथियारों को ये बनाया करते थे। तो ये वाला जो काल था पाषाण काल के रूप में हम इसको जानते हैं, एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको। अब मैं कहूंगा अधऐतिहासिक काल। अधऐतिहासिक काल में क्या है, आपको यहाँ पर जो लिखित साक्ष्य क्या है उपलब्ध है। लिखित बताइए, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है,
और इसमें क्या है, मगर जो यहाँ पर अगर हम बात करें लेखन लिपि है, जो गुण है हम उसे पढ़ नहीं सकते, ऐसी लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें इस कालखंड में लिपि गुण है, गुण लिपि का प्रयोग किया गया जिसको अपठनीय है। आप पढ़ सकती हैं, नहीं पढ़ सकते हो तो यह अपठनीय है। तो इस कालखंड में हम अधऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, मगर हम जो यहाँ पे जो लिपि का जो प्रयोग किया गया है वो लिपि को हम नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर हम कहें तो ये जो लिपि है अपठनीय लिपि के रूप में होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि प्रागैतिहासिक काल को हमने पाषाण काल के माना। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये वाला जो समय था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसपे हमारा जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, यहीं से शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आ गया? जी सर। नीरज जी आपकी भी समझ में आ रहा है? एकदम साइलेंट है आज, तबीयत ठीक है आपकी? चलिए अब देखिए प्रागैतिहासिक, कोई बात नहीं, मैं समझ गया था। अगर हम कहें ऐतिहासिक काल, हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, हम पढ़ेंगे अब ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल कौन सा कालखंड है बताइए? इसमें क्या है, आपके लिखित साक्ष्य भी है और आपके जो लिपि है वो हम उसको पढ़ सकते हैं, दोनों साक्ष्य इसमें उपलब्ध है। देखिए हम दोनों चीज को इसमें क्या करते हैं, अब देखिए हम कहते हैं यहाँ पे जो लिखित साक्ष्य, यहाँ पे लिख देता हूं लिखित साक्ष्य, आप भी लिख रहे होगे साथ में, लगता है लिखित साक्ष्य, और जो लिपि है, लिपि वो क्या है, पठनीय है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। देखिए इस आधार पर हम क्या करते हैं, काल का निर्धारण करते हैं, आधार पर काल खंड का निर्धारण करते हैं। समझ में आ रहा है सभी के? आप देखिए इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? देखिए बहुत ज्यादा मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता में ले जाने से पूरा आपको बहुत ज्यादा विस्तार से समझा रहा हूँ चार्ट के माध्यम से। देखिए ये आपके YouTube में भी आ जाएगी तो वहां पर भी आपको ये समझने को आसान हो जाएगा, ठीक है? रवि जी समझ में आ रहा है सर आपके? देखिए पाषाण काल, अब बात करेंगे हम पाषाण काल की। देखिए आपने ये वाला चार्ट तो बना दिया था, अब पाषाण काल की बात करेंगे। अब जो कनुप्रिया आप कुछ बोल रही थी, अब मुझे बोलिए। अब जो पहला जो चीज बोल रही थी आप, उन चीजों को आप हमसे शेयर कीजिए जो आप बोल रहे थे। चलिए बोलिए बेटा। सर पाषाण काल में जो ये जो मानव रहते थे वो पत्थरों से बनी हुई गुफाओं में रहते थे और प्रकृति के नजदीक रहते थे सब, और इनके जो हथियार बनते थे सारे औजार यही सब पत्थरों से बने हुए होते थे। अच्छा अब मुझे एक चीज ये बताइए ना, पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण काल को सर ऐसा तो नहीं पता। ओहो, कैसे पता है? सर वो जो मैं बता रही थी सर वो इसी में आएगा क्या? यस इसी में आ गया। अब कितनी देर में आया वो चीज आप देखो। सर मैंने वन लाइन में पढ़ा था ना, इसलिए मुझे इतना डिटेल नहीं पता था। देखिए अब वो चीज अब यहाँ पर आ रही है, कितनी देर बाद आई? हाँ सर वो डीपली है। देखिए हम जब इतिहास को पढ़ेंगे तो ये इतिहास भी होता है तो हम उसको तब डीपली देखते हैं। देखिए पाषाण काल की अब हम बात करें, पाषाण काल का हमने जिक्र करा, तो पाषाण काल को कितने भाग खंडों में विभाजित किया गया है? 3 कालखंडों में हमने क्या कर दिया, पाषाण काल को विभाजित किया, जिसके अंतर्गत जो अभी नीरज जी नहीं क्या बोलते कनुप्रिया जी बता रही थी, जिसके अंदर हम पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे और नवपाषाण काल को पढ़ेंगे। देखिए अभी तक हम जो पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक 3 कालखंडों में विभाजित है। हम पढ़ रहे थे आपके प्राचीन भारतीय इतिहास को हमने जो भागों में विभाजित किया, 3 भागों में विभाजित किया, 3 कालखंडों में विभाजित। अब जो हम बात करेंगे जो आप बताते हो पाषाण काल को, पाषाण काल को इसको विभाजित किया, पाषाण काल को याद देखिएगा, यहाँ पर फिर मैं लिख ले रहा हूँ, पाषाण काल को विभाजित किया गया था बेटा, ठीक है? पाषाण काल को विभाजित किया गया, पहला था पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, ठीक है? पुरापाषाण काल के बाद क्या था आपके मध्यकाल, मध्य पाषाण काल, फिर क्या था
नवपाषाण। हाँ, ये आपने सही कहा, नव पाषाण काल ये है। इतना समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। देखिए, पाषाण काल को हमने 3 कालखंडों में विभाजित है, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब मुझे ये बताइए, प्रापाषाण काल का जो समय पीरियड था वो कितना पीरियड था, इसका कब से कब तक ये प्रापाषाण काल रहा? बताइए। 30,000 से 25,000। हाँ जी, सर 30 से 25। 30 से 25 है। अच्छा, अब ये रवि जी आप बताइए। 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक ऐसा लिखा है पूर्व पाषाण काल में। अच्छा, और ये हिमानी जी आप बताओ। सर मुझे तो पता ही नहीं है सर, इतना डीपली नहीं पढ़ा है सर। अच्छा, चलिए, ये क्या बोलते हैं कनुप्रिया, कुछ बताएं। तो पिछले लंबा समय था ना। हाँ जी, नहीं सर, टाइम नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, और ये बताइए सर, ये रवि जी, नवपाषाण काल को कब से कब विभाजित किया होगा, बताइए। 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक है। ये रीता प्रताप की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें लिखा होगा। जी, उसी तो जी देखा सर, मेरी बुक में भी ये जो पूर्व पाषाण है ये 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण का 25 से 10 और नवपाषाण का 10 से 3 या 5,000 ईसा पूर्व। देखिए, आपको एक चीज बता दूं, जितने भी ये इतिहासकार रहे हैं, अलग अलग थ्योरीज, हर क्या बोलते हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अपनी कालखंड का कभी भी कोई एक निश्चित निर्धारण नहीं हुआ है, याद रखिएगा। देखिए, अगर आप जैसे तो हुआ है कुछ है, अब उनको आज के डेट में उनका निर्धारण हुआ है, अगर पहले तो आपने अपनी थ्योरी दी है। देखिए, जो पुरापाषाण काल का अगर हम बात करें, जो पुरापाषाण काल को जो विभाजित किया गया था, याद रखिएगा, अगर आप इसको मान के चलते हैं तो ठीक है, अपने हिसाब से अगर चलोगे तो वो अपने अपने हिसाब से चलिएगा। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसके आधार पर चलोगे तो ये भी ठीक है। देखिए, पुरापाषाण काल को जो माना गया था, एक्चुअल ये जो नोट से मेरे हैं मैं उस पर बता रहा हूँ कि जो मैंने काफी लंबे टाइम से इसको अलग अलग किताबों में से छांट छूट के बना के, तो उसके आधार पर देखिए, अगर मैं बात करूंगा पुरापाषाण काल की, अगर आप पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड मानोगे, आपका 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के मध्य का ये समय माना जाता है पुरापाषाण काल को। ये वाला टाइम पीरियड ये रहा, ठीक है। कौन सा? 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी का ये समय आपका कौन सा था? पुरापाषाण काल का समय माना जाता है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो था आपके 8,000 बीसी से 4,000 बीसी के मध्य का समय था, ठीक है। 8,000 से 4,000 बीसी के मध्य का समय था आपका मध्य पाषाण काल। जब आप नवपाषाण काल की बात करेंगे तो नवपाषाण काल आपका था 7,000 बीसी से आपके 1,000 बीसी के मध्य ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है आपका नवपाषाण काल। अब देखो, नवपाषाण काल एक्चुअली जो फिगर थी यही थी, 7,000 ईसा से 1,000 ईसा पूर्व का जो नवपाषाण काल में जो हमने चीजों को रखा, तो ये यहाँ पर हमने इसको रखा, ठीक है। सर आपने जो लिखा हुआ है किताबों में, जो मतलब मैं समझ रहा हूँ आपने ठीक लिखा है, पर लेकिन इसमें जो परमाणु समय, जो मध्य पाषाण काल का समय सबसे लंबा जो माना गया है, इसमें आता भी है मेसोलिथिक जो एज होती है मध्य पाषाण का सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है, क्वेश्चन भी आया था इसमें, इसी को माना गया है। ये सर हमारे देश में जो मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिले हैं वो भीमबेटका से मिले हैं सर। इसमें एज का तो मतलब ये कंफ्यूज होगा, मैं सोचता हूँ दूसरी बुक में कुछ लिखा हो, पर इसमें ये ऐसे पढ़ा है नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ये चीज गलत करी है। हर किताबों में अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है। इसमें तो जो आपका जो मध्य पाषाण काल का समय क्या दे रहा है, कब दे रहा है ना, फिर है इसमें दे रहा है 4,000 से मध्य पाषाण काल है आपका 8,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच का है, और नवपाषाण काल है 7,000 बीसी से 1,000 बीसी के। अब इसको हम देखिए, यहां तक समझिए, आपको सही लगता है तो इसको नोट करिएगा।
ठीक है, अब मैं इसको और विभाजित कर रहा हूं, इसको और देखिएगा किस प्रकार से हम इसको और विभाजित करेंगे। ठीक है, आपका जो ये था, जो पाषाण काल की हमने बात करी, तो यहां पर याद देखिएगा, इसको भी मैं विभाजित कर रहा हूं। देखिए हर चीज को मैं अलग अलग तरीके से विभाजित कर रहा हूं। देखो अब पूरा पाषाण काल का समय याद आया है, जब हमने कहा कि भैया आपको 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच करा, तो 10,000 बीसी तक के कैसे आया, किस प्रकार से आया। देखिए मैंने पूरा पाषाण काल के, अगर देखो इसमें याद रखो, यहां पर एक चीज आएगी, लिख लीजिए, इसके नीचे से एरो बना लीजिए। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत एक इस प्रकार से एरो बनाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से खींचेगा तो यहां पर लिखिएगा, सीधे इसके नीचे लिखिएगा, पूरा पाषाण काल के नीचे लिखिएगा निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल का अगर हम समय की बात करें तो ये था आपका 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी। 5 लाख से आपके कितना बोला था मैंने, 50,000 बीसी के बीच, 50,000 बीसी के बीच था। फिर इसको भी हमने पूरा पाषाण काल को 3 कालखंड में हम विभाजित करें, याद रखिएगा। एक तो निम्न पूरा पाषाण काल होता है, दूसरा होता है मध्य पूरा पाषाण काल होता है, तीसरा होता है उच्च पूरा पाषाण काल होता है। ठीक है, मध्य, याद रखिएगा, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, जो इसका जो टाइम पीरियड माना गया है वो आपके 50,000 बीसी से, याद रखिएगा 50,000 बीसी से, मैं कह रहा हूँ कि 50,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच का ये 40,000 बीसी के बीच में माना गया है। हाँ, 40,000 बीसी के बीच में माना गया है। ठीक है, बीसी की माना। अब इसको हम अगर हम और विभाजित करें, एक तीसरा जो पॉइंट लास्ट है वो आपका है उच्च पूरा पाषाण काल है। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये उच्च पूरा पाषाण काल है। अब उच्च पूरा पाषाण काल हमने कहां से कहां माना है, आपके याद रखिएगा 40 से, बिल्कुल सही, 40 बीसी से आपने 10 बीसी के बीच का समय माना है। ठीक है, अब ये पीरियड माना है, आपको ध्यान रखिएगा। अब जब हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल को, हम अगर देखें, जैसे कि आपने निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ा, मध्य पाषाण काल पढ़ा, सॉरी मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने इसका टाइम पीरियड बताया, और उच्च पूरा पाषाण काल। अब इसमें थोड़ा सा क्या क्वेश्चन बनेगा, जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इस काल में कौन कौन से हथियारों का प्रयोग किया जा रहा था। निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन से हथियारों का प्रयोग किया जा रहा था, कोई बताएगा। निम्न बताएगा, पत्थरों का किया जाता है, किया गया होगा, बताओ हथियार कौन से थे। मैं पत्थरों का, अगर हम पाषाण काल की बात है, सारे तो पत्थरों का ही, ये पाषाण काल तो पत्थर का समय माना जाता है। बताइए, कोई बताओ। सर औजारों के भी नाम भी पता है, पर ऐसा ना ऑप्शन बताएंगे तो पता चलेगा सर। अच्छा, आपको ऑप्शन दें हम, अभी हम डीपली पढ़े, ऑप्शन देना। ऑप्शन तो बहुत हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अभी हम इसमें बताएंगे। उसके बाद आता है उच्च, सॉरी हमने मध्य लिखा, उच्च पूरा पाषाण काल। मैं यहाँ पे कुछ सारे लिख देता हूँ, फिर उसकी बात बताता हूँ काल। अब यहाँ पर औजारों की बात करेंगे, औजार कौन से मिले थे। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर देखिएगा, देखिए जब हम बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में, याद देखिएगा हाथ की कुल्हाड़ी इसमें बनी थी। ठीक है, और जितने भी काटने वाले औजार थे, छेड़ी करके बात कर रहा हूँ मैं, छेड़ी वाले हथौड़े थे, काटने के हथियार थे, इसमें भाला थे, ये तमाम चीजें आपके यहाँ पर मौजूद थे आपके निम्न पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जितने भी काटने वाले जो औजार थे, उसके अंदर जैसे फलक होता है, बेचनी होती है, और खुरपी होती है, और जो चाकू टाइप का होता है, खुरपा जैसा, ये तमाम चीजें। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे उच्च पूरा पाषाण काल में जिन औजारों का प्रयोग किया गया था, इसमें भी मुख्य रूप से ये जो खुरचनी होती है, खुरचनी जिस चीज को खुरचते हैं तो खुरचनी शायद आपको पता ही होगा, और यहाँ पर जो छेड़ी होती थी और हथौड़ा होता था, और इसमें कुल्हाड़ी का भी प्रयोग इस कालखंड में किया गया था। ठीक है,
सर हमारे बुक में ना ये जो आप सारे हथियार बता रहे हैं नपाषाण काल में हुए थे, बाकी ना जो पूरा पाषाण में हुए थे उसमें खाली पत्थरों का फूल करता था वो गोल, और जो मध्य पाषाण काल में कुछ सुडौल हो गए, और नपाषाण काल में उनका आकार बनने लगा, जैसे कुल्हाड़ी छैनी आप सब बता रहे हो। देखिए ये जो कुल्हाड़ी बनी थी ना सारे पत्थरों की बनी थी, याद रखना पड़ेगा। नवपाषाण काल जब आया था, नवपाषाण काल में तमाम चीजें अलग अलग आ गई थी, जिसमें नवपाषाण काल आएंगे तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। जब हम यहाँ पर देखेंगे कि हाथ में कुल्हाड़ी किस प्रकार से पत्थरों की कुल्हाड़ी बनी थी बेटा, जो खुजनी बनी थी ना वो भी पत्थर का बना था। ये वाला जो पिलर था पूरा पत्थरों का पिलर था, तो पत्थरों से ही रिलेटेड ये तमाम चीजें बनी थी, ठीक है ना। जी सर, ये तो हमने तब पढ़ा था जो आप हमें इस तरह पढ़ा रहे हैं ना सर। ये ना जब मैं कक्षा 9th में थी ना, कक्षा 9th 10th में थी, तो हमारे सत्य इतिहास के भटोला सर वो पढ़ाते थे, सब वही बता रहे हो आप सबको। ठीक है, आप सही कह रहे हो। ठीक है, ये तमाम चीजें ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर से बनेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जो ले जा रहा हूँ आपके जो महत्वपूर्ण जो चीज थी उसकी तरफ ले जा रहा हूँ कि भैया जो हमारा जो मेन टॉपिक था उस पर ले जा रहा हूँ, फिर जाके हम उसकी तरफ पढ़ेंगे कि भैया जैसे पाषाण काल की हम बात करें, नव पाषाण काल की बात करें, उसमें हम तमाम चीजें आपके सामने में अलग अलग तरीके से उसको रखूंगा। थोड़ा सा हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि आज जो हमारा मेन बिंदु है उसकी तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ। ठीक है, जहां पर लिखा था मैंने प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, अगर मैं आपको ये तमाम चीजें और बताने लग गया तो ये सोच लो हमारा ड्राइंग का जो मेन सिलेबस है वो उससे बाहर हटके होकर वो आपके हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे हम सारा। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए अब जो